हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्रेयी ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जैव पराक्रम। जैव पराक्रम जो हमारे जीने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम खाना पीना, नहाना धोना इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम मनुष्यों में उनमें उत्सर्जन भी पढ़ चुके हैं। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में जो भी चीज़ें वेस्ट हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है या हमारे शरीर से अतिरिक्त हैं, उन्हें हम हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। और जब यही प्रक्रिया पौधों में होती है, तो या यही प्रक्रिया जब पौधों में होती है, लेकिन जब पौधों में जल, जैसे हमारे शरीर से जब जल बाहर होता है, तो हम लोग उस उत्सर्जन के प्रकार को कहते हैं कि पसीना निकल रहा है। वैसे ही जब पौधों से निकलता है पानी, जो होता है ज़्यादा हो जाता है, तो वो जब बाहर निकलता है तो उसे वो वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प मतलब कि वो दिखाई नहीं देता है, धुआं टाइप का निकलता है। पानी जो होता है वो वाष्प में बदल के तब निकलता है। तो उस उत्सर्जन को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प मतलब होता है पानी का वो जो होता है, एक वायवीय रूप होता है, गैसीय रूप होता है। तो पानी का गैसीय रूप वाष्प कहलाता है, और उसी का बाहर निकलना उत्सर्जन, तो इसी को मिला के होता है वाष्पोत्सर्जन। तो आइए आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मैंने ऊपर ही बताया आपको कि वाष्पोत्सर्जन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल का वाष्प रूप, जो जल के 3 रूप होते हैं, गैस होता है, ठोस होता है और द्रव होता है। द्रव्य नहीं, द्रव। तो द्रव रूप होता है जो जल होता है, ठोस रूप होता है जो जिसे बर्फ़ कहते हैं, और वाष्प रूप जो होता है वो वाष्प ही, गैस रूप जो होता है उसे वाष्प कहते हैं। तो वाष्प जब पौधों से बाहर निकलता है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, उसके केवल थोड़े से अंश का ही अपने शरीर में उपयोग करते हैं। जैसे अगर पौधे ने 100% जल मतलब जल मिट्टी से एब्जॉर्ब किया, तो उसका केवल 2 से 3% अपने लिए यूज करेंगे, और बाकी का जितना भी होता है वो जलवाष्प के तहत अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। शेष अधिकांश जल पौधे द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का बुक में डिफिनेशन क्या है। मूल रोमों द्वारा पौधे जमीन से बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। तो मूल रोम क्या है? जैसे अगर ऐसे जड़ का स्ट्रक्चर है जो, तो उसमें ऐसे पतले पतले बहुत धागे जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे जब आप कोई चीज़ उखाड़े तो देखिए एक उसमें जड़ होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, उसके बाद उसमें धागे जैसे लटके लटके आपको एक संरचना दिखाई देती है, वो मूल रोम होते हैं। एक्चुअली जड़ में हर चीज़ आके स्टोर होती है। मेन सीधे मिट्टी से खनिज लवण पानी को सोखने का, पौधे में पहुंचाने का काम जो होता है वो मूल रोमों द्वारा ही किया जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 98% जल लगभग पौधों के वायवीय भाग जो ऊपर होते हैं हवा में, जैसे कि पत्ते और तने, पत्ते और टहनियाँ, तना और जो जड़ होता है ये मिट्टी में होता है, ये वायवीय भाग है। उन्हीं से वाष्प के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। पौधे के वायवीय भाग से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या उत्सवेदन कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को अब तक वाष्पोत्सर्जन का डिफिनेशन तो अच्छे से याद ही हो गया होगा। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रदर्शन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन की का अगर हम एक्टिविटी करें, तो एक जार लेते हैं, उसके बाद एक हेल्दी जो होगा प्लांट लेंगे, उसके बाद एक पॉलीथीन की शीट लेंगे जिसमें इसे कवर करेंगे, और नीचे एक कांच की प्लेट लेंगे, उसमें वैसलीन लगाएंगे। तो वैसलीन लगा देंगे, तो जब उसके बाद इसमें पानी भरेंगे जो प्लांट है, तो प्लांट से जो भी पानी ऊपर निकलेगा वाष्प के रूप में, वो बूंद के रूप में जाके ऊपर कांच में चिपक जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पौधे के वायवीय भागों, मुख्यतः पत्तियों से जल का वाष्पीकरण होता है। अगर किसी और भाग से होता तो वो नीचे जरूर गिरता। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो वाष्पोत्सर्जन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मतलब प्रकार क्या?
वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधों में 3 भागों से होता है। पहला होता है रंध्रों द्वारा, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होती है? ऐसे पत्ती पे, ऐसे जैसे हम लोगों के स्किन पे रोम छिद्र पाए जाते हैं, जैसे पतले-पतले छेद बने हुए हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है, वैसे पत्तियों में भी ऐसे-ऐसे बहुत छोटे-छोटे, आप लोग कभी किसी चीज़ कोई पत्ती लेके करीब से देखें तो उसमें बने होते हैं बहुत पतले-पतले, उसमें भी रोम छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। तो पत्तियाँ पत्तियाँ हरे तने या तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। एक जोड़ी वृक्काकार रंध्र कोशिकाएँ इन छिद्रों के खुलने तथा बंद होने का नियंत्रण करती हैं। हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक में बताए हैं, जो ये एक वृक्काकार रंध्र कोशिकाएँ कहती हैं, ये वो कोशिकाएँ हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएँ कहते हैं। ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है, चाहे इन्हें अर्धचंद्राकार कहें चाहे वृक्काकार। वैसे इनका ट्रूली स्ट्रक्चर जो होता है वो अर्धचंद्राकार ही होता है, वृक्काकार नहीं होता है। तो यही उस रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करती हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है, जिससे पादप कोशिकाओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण होता है, और ये वायु के संपर्क में ही आके जल को, मतलब जल जो होता है उसे O2 में बदल के या जल वाष्प में बदल के उसे भी रंध्र से बाहर निकालती हैं। निकालने वाली वायु में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन का जो 90% भाग होता है रंध्रों द्वारा होता है, इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से होता है, तो चाहे पत्तों से आ सकता है ऑप्शन में, चाहे रंध्रों द्वारा। 90% जो जल का भाग होता है वो रंध्रों द्वारा ही शरीर से, पौधों से बाहर होता है। दूसरा होता है उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बाई क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। पौधे के का बाहरी भाग, पत्तियां उपत्वचा तथा क्यूटिकल द्वारा ढके होते हैं। इनसे भी वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है, इन्हें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि जो पत्तियों का सबसे ऊपर का भाग होता है, जो टाइट उसे बनाता है, बहुत सॉफ्ट होती हैं जो पत्तियां, उनमें क्यूटिकल का निर्माण नहीं हुआ रहता है। जब क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है तो थोड़ी सख्त हो जाती हैं, तो उनसे भी कुछ 1-2% जो होता है वो जल वाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है। उसके बाद तीसरा है वात रंध्रों द्वारा, लेंटिकुलर द्वारा। वृक्षों के तने व शाखाओं पर छाल में बीच में छोटे छोटे वात रंध्र पाए जाते हैं, इन्हें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये पेड़ है, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन ये सब मात्रा बहुत कम होती है, मेनली पत्तियों द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है। अब वाष्पोत्सर्जन से लाभ क्या होता है देखते हैं। पौधों में पानी का अवरोहण व अवशोषण। अवरोहण मतलब जैसे पानी जड़ों ने अवशोषित कर लिया, इसका यहाँ स्ट्रक्चर है। तो पौधों की जड़ों ने पानी अवशोषित कर लिया, उसे ऊपर चढ़ना है, तो इधर से पानी निकलता रहता है, इसीलिए इधर से एक प्रेशर बनता है कि वहाँ पे खाली है जगह, वहाँ पे उस जगह को भरना चाहिए। ये होता है परासरण और विसरण की क्रिया द्वारा, इनमें एक बल उत्पन्न होता है, उसी बल के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन इसी बल के द्वारा जो पौधों में पानी होता है वो बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाता है जड़ से। अवरोहण व अवशोषण के साथ खनिज लवणों का अवशोषण व अवरोहण वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संभव है। अगर पानी भरा रहेगा उसके सारे खनिज लवण खत्म हो जाएंगे, लेकिन नीचे से पानी ऊपर तक नहीं जाएगा। तो ऊपर, जैसे कि आप जब बच्चों को पिलाने वाला ड्रॉप लेते हैं तो देखते हैं जब ऊपर ऐसे दबाते हैं, एकदम जो हवा भी भरा रहता है वो भी खत्म हो जाता है, तब नीचे से दवा उसमें अपने आप भर जाती है। वही सेम प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन के तहत पौधों में भी होती है। पौधे में तापक्रम का नियमन होता है। पौधों के भी, हम लोगों में जैसे पसीना होता है तो हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है एनवायरनमेंट के साथ, वैसे सेम चीज़ पेड़ पौधों में भी होता है। हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, पौधों में भी कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं या कुछ गैस मिनरल्स ये सब चले जाते हैं, तो उनका भी पौधे अपने वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही अपने शरीर से निष्कासन करते हैं। उसके बाद आवश्यकता से अधिक
अवशोषित जल को पादप शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगर एक्सेस हो गया है, जल उनके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसे भी इसी के तहत वो शरीर से बाहर निकालते हैं। अब कुछ फैक्टर हैं, जो कुछ कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, जैसे वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जब ह्यूमिडिटी, जब नमी हवा में रहती है पहले से ही, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम होता है, इसीलिए ठंडियों के दिनों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वायु की गति, अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो वाष्पोत्सर्जन की गति जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि तब हवा सूखी हो जाती है, तो हवा को नमी देने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है। पौधों को नमी देने के लिए, पौधों का शरीर मेंटेन रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। प्रकाश की तीव्रता, मतलब अगर तेज़ प्रकाश होगा या दिन में, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है क्योंकि स्टोमेटा खुले रहते हैं, और रात में कम, क्योंकि रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। उसके बाद तापमान, टेम्परेचर अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ ही जाता है, इसीलिए जो रेगिस्तानी पेड़ पौधे हैं उनमें रंध्र होते ही नहीं हैं। आप देख लीजिए, एलोवेरा वगैरह का जो प्लांट होता है, इन सब में देखिए पानी कैसे ये लोग एब्जॉर्ब करके रखते हैं, क्योंकि इन्हें रोज़ रोज़ तो पानी मिलता नहीं है, और वो भी अगर ऐसे वाष्पोत्सर्जन के तहत सब निकल जाएगा तो ये सब कोई पेड़ पौधे सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए रेगिस्तानी पेड़ पौधे और जानवर सब अपनी बॉडी में पानी को स्टोर रखना जानते हैं। पत्तियों पर स्टोमेटा की स्थिति व वाष्पीकरण, वो भी स्थिति और संख्या, अगर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होगा तो भी वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक होगा। स्थिति मतलब अगर पौधों की पत्ती है, पत्ती के ऊपर भाग को जो धूप की तरफ है, सूर्य की तरफ, उस तरफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। अगर पत्ती में नीचे की तरफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो आप लोगों को शायद अच्छे से वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया है, जो टॉपिक नहीं समझ में आया है, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना इजी लैंग्वेज में और उतने ज़्यादा मैटर के साथ वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक हाई स्कूल के लेवल से अच्छे से बता दिया है। जिसे नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चन पूछना होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।